अच्छा स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर शुरू करने लगा हूँ। जो लास्ट लेक्चर हमने एंड किया था उसमें हम लिक्विड पढ़ रहे हैं और सरफेस टेंशन तक हम पहुँच गए थे और चैप्टर नंबर 2 ऑलमोस्ट हम एंड की तरफ लेके जा रहे हैं। तो सरफेस टेंशन को मैंने डिफ़ाइन तो कर दिया था, मैं क्विकली उसको दोबारा से याद दिला रहा हूँ आपको और उसके बाद हम प्रॉपर्ली आगे बढ़ेंगे। तो हमने ये पढ़ा था कि हर लिक्विड में अगर लिक्विड कंटेनर में मौजूद है तो हर लिक्विड के मॉलिक्यूल की दो कैटेगरी हमने बनाई थी। एक वो मॉलिक्यूल जो सरफेस पे हैं और जो मॉलिक्यूल सरफेस के अलावा है। वो मॉलिक्यूल जो सरफेस के अलावा होते हैं उनको कहते हैं लिक्विड की बॉडी, और जो सरफेस पे होते हैं उसको बोलते हैं लिक्विड की सरफेस। फिर हमने पढ़ा था कि वो मॉलिक्यूल जो लिक्विड की बॉडी पर हैं उनमें चारों तरफ से जो फोर्सेज होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, लिहाजा कोई नेट फोर्स नहीं होता। क्योंकि मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ तो मैं समराइज फॉर्म में आपको रिपीट कर रहा हूँ। और वो मॉलिक्यूल जो सरफेस पर होते हैं उनके बारे में हमने क्या कहा था भाई, मैं दोबारा बना रहा हूँ। वो मॉलिक्यूल जो सरफेस पे होते हैं उनके बारे में हमने ये बात पढ़ी थी, सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने ये बात पढ़ी थी कि उनमें लेफ़्ट और राइट की फोर्सेस तो कैंसिल हो जाती हैं, पर बॉटम वाली फोर्स को कैंसिल करने के लिए टॉप पे कोई फोर्स नहीं होती है। आई रिपीट कि लेफ़्ट और राइट की फोर्स को कैंसिल करने के लिए नहीं, लेफ़्ट और राइट की फोर्स तो कैंसिल हो रही है, बट बॉटम वाली फोर्स को कैंसिल करने के लिए टॉप पे कोई फोर्स नहीं होती। नतीजे में तमाम सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डाउनवर्ड मूव कर जाते हैं, जिसको आप कहते हैं सरफेस टेंशन। तो वो अनबैलेंस फोर्स जो कि लिक्विड की कहाँ पे एग्जिस्ट करे, सरफेस पे, और सरफेस पे एग्जिस्ट करते हुए ये चाहती हो कि सरफेस के मॉलिक्यूल जो हैं वो मूव करें कहाँ पर, डाउनवर्ड। तो दैट अनबैलेंस फोर्स इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब एक इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है और वो भी हाथ के हाथ पढ़ लेते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि लिक्विड की सरफेस पे जो भी फोर्स पर यूनिट लेंथ एग्जिस्ट करती है, साथ साथ इसका फॉर्मूला भी दिख रहा है आपको कि लिक्विड की सरफेस पे मौजूद वो फोर्स जो पर यूनिट लेंथ यानी लिक्विड की पूरी लेंथ पे मौजूद हो, किसी एक जगह पे नहीं, किसी एक पॉइंट पे नहीं, बल्कि पूरी लेंथ पे जो फोर्स मौजूद होती है उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। और इसको और करके इस तरह भी कहते हैं कि वो एनर्जी जो लिक्विड के एरिया पे मौजूद है। ठीक है, ये दोनों इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। वो फोर्स जो लिक्विड की सरफेस की पूरी लेंथ पे हो या वो एनर्जी जो लिक्विड की सरफेस के पूरे एरिया पे हो, उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। और यहाँ से इसकी दो यूनिट आ जाती हैं, एक न्यूटन पर मीटर या फिर जूल पर मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, सबको क्लियर हो गया। तो ये सरफेस टेंशन की डिटेल पढ़ ली हमने सारी। अब सरफेस टेंशन जो है इसके जो फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल वही वाले तीन फैक्टर्स हैं इफेक्टिंग सरफेस टेंशन। तो ये क्योंकि बिल्कुल विस्कोसिटी के एक जैसे हैं तो लिहाजा मैं टाइम चाहता हूँ आप बचाएं और वेरी क्विकली हम पढ़ लेते हैं। वहाँ दो फैक्टर डिस्कस हैं, डेंसिटी यहाँ डिस्कस नहीं है। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है एक फैक्टर और टेम्परेचर है दूसरा। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगी तो क्योंकि ये फोर्स है, आप देख सकते हैं सरफेस टेंशन का ये फॉर्मूला है। तो सरफेस टेंशन बराबर है फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स से सरफेस टेंशन का रिलेशन कैसा दिख रहा है, डायरेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगी तो सरफेस टेंशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमने विस्कोसिटी में तफसील से पढ़ लिया था कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पार्टिकल मूव करेंगे, मोशन बढ़ेगी, स्पेसेस बढ़ेंगे, फोर्स कम हो जाएगी। और फोर्स से रिलेशन क्योंकि डायरेक्ट है लिहाजा फोर्स कम हो जाएगी तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। तो उसका मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से रिलेशन कैसा हो गया, डायरेक्ट हो गया, और टेम्परेचर से रिलेशन कैसा हो गया, इन्वर्स हो गया। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सरफेस टेंशन कम होगा। अब एक बहुत सारे जो रीज़न में बात डिस्कस होती है वो एक कलेक्टिवली आप समझ लीजिए, पेपर में रीज़न तो नहीं आ सकते, कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए क्योंकि सरफेस टेंशन ये चाहता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल अपनी सरफेस वाली पोजीशन से नीचे चले जाएं। लिक्विड के मॉलिक्यूल अपनी सरफेस वाली पोजीशन से नीचे चले जाएं। लिहाजा एक जनरल सेंटेंस है जो याद रखना है कि सरफेस टेंशन ये चाहता है कि जो लिक्विड का सरफेस एरिया है वो कम से कम हो। जाहिर सी बात है जब सरफेस मॉलिक्यूल नीचे मूव करेंगे तो जगह जो घेरेंगे वो कम हो जाएगी, लिहाजा लिक्विड का सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन चाहता है कि लिक्विड का सरफेस एरिया कम से कम हो जाए। और यही वजह है
कि इससे कुछ रीज़न ऐसे एसोसिएटेड हैं जो अब आपका काम है कि आप बुक से पढ़ें, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट का पार्ट है कि टॉपिक को बुक से रीड करना मस्ट है। ख़ास तौर पे जो टॉपिक मैं आपको बोलूँ तो समझो ये मैंने आपको ऑफिशियली बोल दिया कि आप जो है ना बुक से इसको रीड करेंगे और मसला होगा तो मुझे बताएंगे। तो जो सरफेस टेंशन है वो चाहता है कि लिक्विड का सरफेस एरिया कम से कम हो जाए, और इसी वजह से 2-3 रीज़न एसोसिएटेड हैं, जैसे कि फॉलिंग ड्रॉप, पानी का गिरता हुआ कतरा स्फेरिकल होता है। सरफेस टेंशन चाहता है कि एरिया कम से कम हो जाए। जब एरिया कम से कम हो जाता है तो जो शेप आ जाती है वो स्फेरिकल आ जाती है, नेचुरल है ये। तो सरफेस टेंशन की वजह से पानी का गिरता हुआ जो कतरा है वो अपना एरिया कम करता है और वो किस शेप में आ जाता है, स्फेरिकल में। इसी तरह ब्लॉटिंग पेपर है, यानी रफ पेपर कह लो, आप टिश्यू पेपर पे कह लो, कि जो टिश्यू पेपर में होल होते हैं वो भी बहुत छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनका एरिया बहुत कम होता है। तो जो इंक है वो अपना एरिया कम करना चाहती है, लिहाजा वो जो स्मॉल होल्स हैं उनमें फिल होना चाहती है। तो जब इंक स्मॉल होल्स में फिल होती है तो ह्यूमन आई से वो दिखता नहीं है, लिहाजा इंसान को ऐसा लगता है कि वो ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर फैलता चला जा रहा है। तो ये भी सरफेस टेंशन की वजह से जहन में रखना आपने। ये एप्टीट्यूड में इस तरह से आ सकता है कि भाई ब्लॉटिंग पेपर में इंक फैलती किस वजह से, तो आपको आज जवाब आना चाहिए। पूरा पूरा रीज़न तो नहीं आएगा। इसी तरह कैपिलरी रिएक्शन बड़ा मशहूर है, फिज़िक्स अपना उसमें भी पढ़ते हैं आप, ये बायोलॉजी में भी, तो मैथ्स वालों ने तो नहीं पढ़ा हो। खैर, अब कैपिलरी रिएक्शन भी बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर एक बड़ा कंटेनर है जिसमें लिक्विड है और इसमें एक छोटा कंटेनर, छोटी ट्यूब डाल दिया आपने, उसको कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, जिसके दोनों एंड खुले हुए होते हैं। तो अब चूँकि लिक्विड जो है उसके बाद 2 चॉइस हैं, या तो वो कंटेनर में रह ले बड़े एरिया के साथ या कैपिलरी ट्यूब में चले जाए छोटे एरिया के साथ। तो वो बड़ा एरिया छोड़ के छोटी एरिया में चली जाती है, लिहाजा वो कंटेनर को छोड़ती है और ट्यूब के अंदर इंटर हो जाती है। तो कहाँ से निकलती है, कंटेनर को छोड़ रही है और कैपिलरी ट्यूब के अंदर यहाँ से इंटर हो रही है। तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर जब इंटर होती है तो वो जो नॉर्मल लेवल है, जो मेरा पेन आपको दिखा रहा है, इस लेवल से ऊपर चली जाती है, इसको बोलते हैं कैपिलरी रिएक्शन। तो क्योंकि जो सरफेस एरिया होता है किसका, कैपिलरी ट्यूब का, वो कंटेनर के सरफेस एरिया से बहुत कम होता है, लिहाजा लिक्विड चाहता है कि बार बार, मैंने को 10वीं दफ़ा ये बात अभी बता दी कि सरफेस टेंशन चाहता है कि एरिया कम से कम हो जाए, लिहाजा वो कंटेनर के बड़े एरिया को छोड़ के कैपिलरी ट्यूब के छोटे एरिया में इंटर होता है लिक्विड, और उसको कहते हैं कि हम राइज होता चला जा रहा है, और दिस इज़ कॉल्ड कैपिलरी रिएक्शन। इसको कैपिलरी रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो सारे के सारे रीज़न एसोसिएटेड है सरफेस टेंशन से, इनको एक ही रीज़न माना जाता है, और सब इस वजह से है कि सरफेस टेंशन ये चाहता है कि लिक्विड का सरफेस एरिया कम से कम हो जाए। अब आपका काम है कि इसको आप बुक से रीड करेंगे, और अगर कोई आपको बात समझ में नहीं आती तो आप मुझे बताएंगे, और इन केस कोई मसला नहीं होता तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सरफेस टेंशन क्लियर हो गया, इसकी डेफिनेशन आ गई, फॉर्मूला आ गया, यूनिट आ गया, 2 फैक्टर थे जो कि रिपीट हो रहे हैं, तो 2 एक्स्ट्रा एफर्ट है नहीं, और साथ में कुछ रीजंस आ गए जो कि मैंने जैसे कहा कि नॉर्मल पेपर की तरह याद बात करने के लिए तो नहीं है, बस आपने सुन ली है, जहन में आपके बैठ गया, और इसी से एसोसिएटेड कोई भी बात पेपर में आती है तो आपको ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। आखिरी जो टॉपिक है उसी से कुछ छोटे छोटे टॉपिक एसोसिएटेड होंगे, वो है वेपर प्रेशर। हमने विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन 2 टॉपिक कवर किए। वेपर प्रेशर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, वेपर प्रेशर नाम से पता चल रहा है, वैसे तो कोई सा भी लिक्विड अगर गैसियस फॉर्म में जाए और उस फॉर्म में जाने के बाद उसको वेपर कहा जाता है, पहली बात, और वो जो भी प्रेशर लगाए, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। आई रिपीट, कोई भी लिक्विड है वो गैस फॉर्म में आ गया, यानी वो नेचुरल गैस नहीं है, था वो लिक्विड लेकिन अभी क्या आ गया, गैस। तो अगर कुछ चीज़ नेचुरली गैस होगी तो उसको तो गैस ही बोलेंगे, पर अगर कुछ चीज़ नेचुरली गैस नहीं है, लिक्विड है, और अभी वो किस फॉर्म में आ गई है, गैसियस फॉर्म में आ गई है, तो उसके लिए क्या नाम है, वेपर। और ऐसी सूरत में वो जो भी प्रेशर लगाएगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो वो प्रेशर जो कौन लगाए, वेपर लगाए, वेपर किससे बिलोंग करेगा, लिक्विड से, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब मसला ये है, ये तो बहुत आसान बात लग रही है, मसला ये है कि जब इसको ऑफिशियल डेफिनेशन बुक में पढ़ते हैं तो यहाँ ये वाला वर्ड मिलता है आपको,
ठीक है भाई, ये वाला वर्ड आपको मिलता है। कि भाई किसी भी लिक्विड को वेपर में आने के बाद जब वो प्रेशर लगाता है तो वो वेपर प्रेशर है, पर ये वाला वर्ड साथ में आ रहा है। इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम। बात ज़रा जोड़े आप, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि ये जो वर्ड है ये यहाँ पे क्यों इस्तेमाल हो रहा है, इसको ज़रा हमने पढ़ना पड़ेगा। और ये सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी से ज़्यादा लॉजिकल टॉपिक है एप्टीट्यूड के लिए भी और जनरली भी। ये विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन निस्बतन आसान टॉपिक माने जाते हैं, वेपर प्रेशर में ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, तो ज़रा सही से पढ़ना है। मैं इक्विलिब्रियम का वर्ड समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। अब ज़रा इक्विलिब्रियम के वर्ड के लिए तो एक डायग्राम है, समझनी है आपने। एक कंटेनर है, कंटेनर जो है वो बंद है, क्लोज है, और ये लिक्विड का लेवल है, बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरा हुआ लिक्विड, ये लिक्विड का लेवल है। अब टॉपिक ये कहता है कि लिक्विड के तमाम मॉलिक्यूलों में से कुछ मॉलिक्यूल सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। और जुमला गौर से सुनिएगा, मैं हर बात लिख नहीं रहा। सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होते हैं, जैसे पीछे मैंने कहा। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं एवापोरेशन। ठीक है भाई, आई रिपीट, मैंने क्या बोला कि नॉर्मल कंडीशन में लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर से, हवा से हीट एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर में। और जब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म से गैस में आ जाते हैं। इस प्रोसेस को बड़ा मशहूर है, इसको बोलते हैं एवापोरेशन, जिसकी वजह से आप कहते हैं कपड़ा भी सूखता है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि कूलिंग होती है एंड सो ऑन। अब क्योंकि कंटेनर बंद है तो समझने की बात यह है कि जब ये वेपर में कन्वर्ट होते हैं और एवापोरेशन होती है तो वेपर फिर यहाँ जमा हो जाते हैं। ज़रा तस्वीर अगर आपको साफ ना दिख रही हो तो तवज्जो दीजिएगा ज़रा। वेपर यहाँ जमा हो जाते हैं। अगर कंटेनर ओपन होता तो ये कंटेनर से बाहर चले जाते, पर क्योंकि कंटेनर बंद है तो ये यहाँ जमा हो जाएंगे। और क्योंकि ये वेपर है लिहाजा जमा होकर टिक नहीं सकते, ये ठहर नहीं सकते, ये फ्री मोशन करते हैं। और फ्री मोशन करने की वजह से ये कंटेनर के पिस्टन से टकराते हैं, वॉल से टकराते हैं और वापस लिक्विड से भी टकराते हैं। जब ये वापस लिक्विड से टकराते हैं तो इनमें से कुछ वेपर वापस कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड। तवज्जो चाहिए ज़रा, कुछ वेपर वापस कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। इस प्रोसेस को केमिस्ट्री वाले कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। तो इसका मतलब है कि इस कंटेनर में दो काम एक साथ हो रहे हैं। मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, जिसको एवापोरेशन बोल रहे हैं, और वेपर रिकन्वर्ट हो रहे हैं किस में? लिक्विड में, जिसे बोल रहे हैं कंडेंसेशन। अब क्योंकि आप बहुत दिन बाद पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, थोड़ी ज़्यादा तवज्जो चाहिए। सेकेंड ईयर पूरा 1 साल का गैप भी आया हुआ आपका, कि अब ये काम केमिकल इक्विलिब्रियम से मिलता जुलता है, जो कि आपने बहुत ज़माने पहले पढ़ा था। आई होप कि याद आपको मेरे बोलने से आएगा कि अब इस कंटेनर में दोनों काम हो रहे हैं, एवापोरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, और ये रुक रुक के नहीं हो रहा है, एक साथ हो रहे हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर बन रहे हैं, वेपर वापस लिक्विड बन रहे हैं एंड सो ऑन। तो टॉपिक ज़रा इस तरह से पढ़ना है आपने कि जब ये शुरू होता है काम, यानी कंटेनर में लिक्विड लेते हैं आप, तो कंटेनर में शुरू में लिक्विड भरा पड़ा होता है और जो वेपर हैं वो तो होते नहीं हैं। तो लिक्विड मैक्सिमम होता है और वेपर मिनिमम कह लो या ज़ीरो कह लो। अब लिक्विड के मैक्सिमम होने की वजह से ज़रा सुनने की बात है, जो रेट ऑफ एवापोरेशन है वो शुरू में मैक्सिमम होता है। यानी शुरू में क्योंकि लिक्विड बहुत ज़्यादा है, जो लिहाजा लिक्विड जितना ज़्यादा होगा उसका जो वेपर में कन्वर्जन है वो भी तेज़ होगा, क्योंकि वेपर लिक्विड से आ रहा है। लिक्विड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वेपर होगा। जबकि यहाँ पर वेपर की तादाद क्योंकि बहुत कम है, लिहाजा आप ज़ीरो भी कह सकते हैं, आप भी वेपर आए नहीं है, लिहाजा जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो भी मिनिमम है। गौर करें आप, कंडेंसेशन कहते हैं वेपर का दोबारा कन्वर्ट होना लिक्विड में। भाई जब वेपर ही नहीं है तो कन्वर्ट कहाँ से होगा? तो रेट ऑफ कंडेंसेशन जो होगा वो मिनिमम है, तो रेट ऑफ एवापोरेशन मैक्सिमम है और रेट ऑफ कंडेंसेशन मिनिमम है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजर रहा है, कंटेनर बंद है आपको पता है, तो वेपर यहाँ जमा होते जा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि एज टाइम पास्ट, टाइम गुजरने से क्या हो रहा है कि जो लिक्विड है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, क्योंकि वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर बढ़ रहा है।
याद आ रहा होगा आपको, ऐसा ऐसा लिक्विड कम हो रहा है, वेपर बढ़ रहा है। लिक्विड के कम होने की वजह से रेट ऑफ एवापोरेशन कम हो रहा है और रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ रहा है। क्योंकि रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड करता था लिक्विड पे, तो जब लिक्विड कम हो रहा है तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी कम हो रहा है। रेट ऑफ कंडेंसेशन डिपेंड करता है वेपर पे, वेपर होंगे तो कन्वर्ट होंगे, शुरू में थे नहीं तो हो नहीं रहे थे, अब आना शुरू हो गए तो कन्वर्ट होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ एवापोरेशन कम हो रहा है, रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ रहा है, और फाइनली ये दोनों हो जाते हैं बराबर, दोनों हो गए बराबर। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इस पर्टिकुलर स्टेज को आप बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। नहीं सॉरी, केमिकल का वर्ड गलती से मुंह से निकला, इसको बोलते हैं आप इक्विलिब्रियम। जब किसी भी लिक्विड में रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाए, यानी जितने मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो उतने ही वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो। 10 मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर बने, उतने ही टाइम में 10 वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और जैसा कि आप हमेशा फिजिक्स में पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब अब चेंज आना बंद हो गया है, वेपर में कोई इजाफा नहीं हो सकता, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर बन रहे हैं उतने वेपर वापस बन जा रहे हैं, लिहाजा अब मज़ीद वेपर नहीं आ सकते। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे तो आप ज़बरदस्त तरीके से जहन में रखेंगे कि क्योंकि शुरू में वेपर ज़ीरो थे, ये रहा वेपर थे नहीं, लिहाजा वेपर प्रेशर भी ना होने के बराबर था या ज़ीरो था। आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि वेपर बढ़ रहे हैं, लिहाजा वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि हर जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे नई वैल्यू उससे ज़्यादा होगी। तो आपको तो कैलकुलेट करने में सर्टेनिटी आएगी नहीं, हर दफ़ा नया आंसर। लेकिन अगर आप इंतज़ार करें इक्विलिब्रियम का और एक दफ़ा इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए और आपको भरोसा हो जाए कि भाई वेपर में अब कोई तब्दीली नहीं आएगी, मज़ीद कोई वेपर नहीं आएंगे, तो अब जो आप आंसर निकालेंगे वो सर्टेन होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। दैट्स वाई वेपर प्रेशर निकालने के लिए इस बात का इंतज़ार किया जाता है कि ये प्रोसेस कहाँ पहुँच जाए, इक्विलिब्रियम पे पहुँच जाए। तो इक्विलिब्रियम पे पहुँचने के बाद लिख भी लेते हैं, इक्विलिब्रियम पे पहुँचने के बाद जो किसकी तादाद है, वेपर्स की क्वांटिटी है, ये हो जाती है फिक्स। इसीलिए जो वेपर प्रेशर का आंसर आएगा वो भी हो जाएगा फिक्स। इसीलिए टॉपिक बोलता है कि भाई वेपर प्रेशर निकालना हो तो पहले आप इंतज़ार करो इक्विलिब्रियम आने का, इक्विलिब्रियम आ जाए, वेपर फिक्स हो जाए, फिर आप वेपर मेजर करो। इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब इसमें कुछ आसानियाँ हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो प्रेशर ही है, लिहाजा इसका अपना कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, फोर्स अपॉन एरिया इसका फॉर्मूला होता है, इसकी अपनी कोई नई यूनिट भी नहीं है, वही सारी की सारी यूनिट जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं वही इस्तेमाल होती हैं, तो ये ज़रा आसानी भी है। आई होप को आपको वेपर प्रेशर का मेन कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब वेपर प्रेशर में कुछ क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ट्रिकी किस्म के, जो आपको आने चाहिए एप्टीट्यूड लेवल पे। जैसे वेपर प्रेशर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से क्या ताल्लुक है? या वेपर, ये फैक्टर की तरह ना पढ़ें आप, बुक में फैक्टर की तरह से नहीं है, ये एमसीक्यूज की तरह जहन में रखें। और वेपर प्रेशर का टेम्परेचर से क्या ताल्लुक है? वही वाले दो फैक्टर हैं, पर ज़रा आप सोचना है आपने। थोड़ा मैं पॉज दे रहा हूँ ताकि आप सोचें, फिर मैं बोलूँगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड में जितने ज़्यादा होंगे वेपर उतनी मुश्किल से बनेंगे, क्योंकि वो लिक्विड में रहना पसंद करेगा। तो जितनी मुश्किल से वेपर बनेंगे उतने वेपर कम बनेंगे, जितने वेपर कम होंगे उतना वेपर प्रेशर कम होगा। इसका मतलब है ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लेसर विल बी वेपर प्रेशर। पहली बात हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लिक्विड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं वेपर बनने में, वो चाहते हैं लिक्विड फॉर्म में रहें, वो वेपर मुश्किल से बनाते हैं। जब वो वेपर मुश्किल से बनाएंगे तो वेपर की तादाद कम होगी, जब वेपर की तादाद कम होगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। टेम्परेचर इसका वाइस वर्सा है। टेम्परेचर आपको पता है सोर्स ऑफ एनर्जी है, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे पार्टिकल मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, जब मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी तो वो प्रेशर लगाने में उसको इस्तेमाल भी करेगा, लिहाजा ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर विल बी वेपर प्रेशर। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का रिलेशन कैसा हो गया, इन्वर्स हो गया, और टेम्परेचर से रिलेशन कैसा हो गया, डायरेक्ट है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, जल्दी भी कन्वर्ट होगा वेपर में, और ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करेगा प्रेशर लगाने में तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। अच्छा जी,
अब बात करते हैं आगे। अभी ये वेपर प्रेशर टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, और बात होगी इस पर। अब आए बॉयलिंग पे। अच्छा जी, बॉयलिंग क्या बोलता है? बॉयलिंग बोलता है कि भाई नॉर्मल कंडीशन में एट क्योंकि पीछे मैंने आपको पढ़ाया, दोबारा वो पूरी तफसील नहीं पढ़ा सकता, कि नॉर्मल कंडीशन में जो लिक्विड है उसके सिर्फ चंद मॉलिक्यूल, दोबारा बना लेते हैं डायग्राम, लिक्विड के सिर्फ चंद मॉलिक्यूल, कंटेनर आपकी ओपन है, लिक्विड के सिर्फ चंद मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और वेपर में कन्वर्ट होते हैं। अब जब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो एस्केप करना चाहते हैं। जब एस्केप करना चाहते हैं तो यह हवा का पूरा गिलाफ है। ये जो हवा का पूरा गिलाफ है इसको आप कहते हैं एटमॉस्फेयर। और ये जो प्रेशर लगा रहा है वो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बड़ा मशहूर है ये, डाउनवर्ड प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जब लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर बने, कंटेनर अब की ओपन है, ये बाहर जाना चाह रहा है, तो अब बाहर जाने का मतलब है इनकी डायरेक्शन अपवर्ड है। गौर से समझिए ज़रा बात, वेपर प्रेशर की डायरेक्शन अपवर्ड है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, क्योंकि वो तो धक्का लगा रहा है ज़मीन की तरफ, नीचे की तरफ। तो वेपर ऊपर जाना चाह रहे हैं, एटमॉस्फेयर नीचे धक्का देना चाह रहा है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आगे एक वेपर की क्या औकात होगी। तो किताब आपको गाइड करती है कि जो नॉर्मल वेपर प्रेशर होता है वो को 25 टॉर के आसपास होता है, नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है। जबकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये बड़ा मशहूर है, 760 टॉर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मेजॉरिटी वेपर हैं, क्योंकि मेजॉरिटी एवरेज प्रेशर है, किसी का ज़्यादा भी होता होगा, तो जो मेजॉरिटी वेपर हैं वो इतनी कम प्रेशर के साथ जब बाहर जाना चाहते हैं तो एटमॉस्फेयर उनको अलाउ नहीं करता। नतीजे में वो वापस आ जाते हैं और एवोपरेशन होता है बहुत ही स्लो, जैसे कि आपने हमेशा पढ़ा है, एवोपरेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस। वजह आपके सामने आ गई है कि इतने कम प्रेशर के साथ मॉलिक्यूल बाहर जाना चाह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं देता। तो लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होने मुश्किल हो जाता है, वेपर वापस लिक्विड में आ जाते हैं, कंडेंसेशन हो जाती है और एवोपरेशन नहीं हो पाती सही तरह से। अब इस नॉर्मल कंडीशन को चेंज करते हैं और अब आपने कहा कि भाई आप टेम्परेचर बढ़ाओ, हीट करो। पीछे मैंने वैसे भी पढ़ा है कि टेम्परेचर का वेपर प्रेशर से डायरेक्ट रिलेशन है, वैसे ही पढ़ा है मैंने आपको। यहाँ दोबारा आ गई वही बात। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं हीट करके, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो 25 टॉर है वेपर प्रेशर, ये बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे पीछे आपने कहा रिलेशन डायरेक्ट है, तो ये वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, जबकि ये जो है इसका हीट से तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये फिक्स है। तब आप मदद कर रहे हैं वेपर की हीट के थ्रू, आप हीट देते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, हीट देते जा रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एक वक्त ऐसा आया कि वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते 760 हो, टेम्परेचर बढ़ाकर वेपर प्रेशर को आप कहाँ ले आए। अब आप बिल्कुल इत्मीनान से जहन पे जोर दे के बताएं कि अब वेपर को बाहर जाने से कौन रोकेगा। अब ये 760 टॉर के प्रेशर से बाहर जाना चाह रहा है, बाहर वाला प्रेशर भी कितना है, 760 टॉर। नतीजे में क्या होता है कि वेपर को बाहर जाने से कोई रोक नहीं पाता। और अब तेज़ी के साथ, क्योंकि हीट आप जो है वो चंद मॉलिक्यूलों को तो कर नहीं रहे, सबको कर रहे हैं, लिहाजा एक के बाद एक जो है वेपर वो एनर्जी लेता जा रहा है और 760 पे जाता जा रहा है और वो एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनता जा रहा है। तो ये जो रैपिड कन्वर्जन है किसका, लिक्विड का वेपर में, कब, जब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, इसको आप बोलते हैं बॉयलिंग। तो बॉयलिंग जहन में आया। बॉयलिंग क्या बताया हमने कि जब किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को हीट के ज़रिए इतना बढ़ा दिया जाए, जब किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को हीट के ज़रिए इतना बढ़ा दिया जाए कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो ऐसा होने के बाद लिक्विड के मॉलिक्यूल को वेपर में जाने से या एटमॉस्फेयर में जाने से कोई रोक नहीं पाता और फिर तेज़ी के साथ रैपिडली जो है वो लिक्विड गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग, जो कि बहुत क्विक होता है क्योंकि सपोर्ट मिल रही है उसको। और क्योंकि बॉइलिंग के लिए क्या ज़रूरी है, टेम्परेचर बढ़ाना। तो जिस टेम्परेचर पर ये काम होता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वेरी फेमस मशहूर वर्ड है बॉइलिंग। तो अगर आप आपसे कोई पूछे कि भाई एक अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, से मैसेज क्या मिल रहा है पढ़ने वाले को, तो अब आपको अगर बताना नहीं आया तो मज़ा नहीं है। अब आपको बताना आना चाहिए कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड वो प्रेशर है जिस पे अल्कोहल के तमाम मॉलिक्यूल, कोई सा भी अल्कोहल है, मैं नाम लेके नहीं जनरल पढ़ा रहा हूँ आपको, तो कोई 70 डिग्री सेंटीग्रेड मैसेज दे रहा है कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है
जिस पे अल्कोहल के तमाम मॉलिक्यूल्स का जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो गया, 760 के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। और अब वो जो है वो अल्कोहल विद इन फ्यू सेकेंड जो है वो सारा का सारा उड़ जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, लिक्विड फॉर्म। दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग। और ये जो टेम्परेचर है दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब कुछ रिलेशन है जो आपने पढ़ने, बस ये एंडिंग चल रही है। बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन आपने बताना है। बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन आप बताएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन आप बताएं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ। ये दो से ज़रूर बताएं। पहले नीचे वाला करते हैं, आसान है वो ज़रा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगी तो लिक्विड, सोचे ध्यान में, तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने में हेजिटेट करेगा। पहले भी ये बात हुई, जब वो वेपर में कन्वर्ट होने में हेजिटेट करेगा तो वो आपसे ज़्यादा एनर्जी मांगेगा। जब वो आपसे ज़्यादा एनर्जी मांगेगा तो ज़्यादा टेम्परेचर मांगेगा, और ज़्यादा टेम्परेचर मांगेगा इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। तो वो लिक्विड जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और वाइस वर्सा। वो लिक्विड जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने वोलेटाइल लिक्विड सुने, हाथ ये भी पढ़ लें आप। अब वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है, ये पेट्रोल डीजल वगैरह वोलेटाइल लिक्विड है। तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही कम होती हैं, इतनी कम होती हैं कि वो रूम टेम्परेचर पे ही उनको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है और वो बॉयल हो जाते हैं। तो वो लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाते हैं उनको आप कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड। और वजह क्या है कि उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होती है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कहलाता है। वजह क्या है कि पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मजबूत है, वेपर मुश्किल से बनते हैं, ज़्यादा हीट मांगते हैं आपसे, और ज़्यादा हीट मांगेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कैसा रिलेशन है इसका, सोचें आप। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसका कैसा रिलेशन निकल के आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी इसका रिलेशन निकल के आता है डायरेक्ट। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा उतना हमारा टारगेट ज़्यादा है। जैसे 25 से 760 तक लाना है। अगर मैं आपको ये पढ़ाता कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 की बजाय 900 है, तो अब ये बताएं कि ज़्यादा हीट करना पड़ता कि कम। 25 से 760 पे पहुंचने के बजाय 25 से 900 पे पहुंचना है। तो अगर 25 से आपको 900 पे पहुंचना है, पहले 25 से पहुंचना था 760 तक, अब 25 से पहुंचना है 900 तक, तो ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, ज़्यादा हीट करने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब आपसे कहा जाता है, आपने बड़ा मशहूर सुना होगा, जो हिली एरियाज़ होते हैं उनमें बॉइलिंग पॉइंट कम होता है पानी का। वजह क्या होती है कि जब आप हिली एरियाज़ पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। क्यों कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी आपको आना चाहिए, आप साइंस के स्टूडेंट हैं। वजह यह है कि जब आप हिली एरियाज़ पे जाते हैं तो आप बहुत हाइट पे जाते हैं। जब आप बहुत हाइट पे जाते हैं तो बहुत सारी एयर आप छोड़ देते हैं। वो बहुत सारी एयर जो आप छोड़ देते हैं वो जाहिर सी बात है आप पे प्रेशर तो नहीं लगा सकती। प्रेशर तो सिर्फ वो एयर लगा रही है जो आपसे ऊपर है। तो जब कराची से जैसे आप मरी पहुँचे, आप तो कराची से मरी पहुँचने में वो 10,000 फीट अगर आप जा रहे हैं, वो 10,000 फीट तक की जो सारी की सारी हवा है वो तो नीचे है, वो तो आप पे प्रेशर नहीं लगा रही। तो जो ऊपर हवा बच जाएगी वो कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो वेपर प्रेशर, अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो लिक्विड को बॉयल करना आसान हो जाएगा। तो उसका मतलब है कि जितना ज़्यादा हाइट पे जाएंगे उतना उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो ग्रेटर दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेटर विल बी बॉइलिंग पॉइंट। आखिरी बात इससे रिलेटेड ये है कि आपने हमेशा सुना होगा कि भाई प्रेशर कुकर में जो खाना जल्दी पकता है, तो उसकी साइकी भी यही है कि प्रेशर कुकर में क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा देते हैं। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जब पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो वो हीट को ज़्यादा देर तक रिटेन रखता है। जितनी ज़्यादा देर तक वो हीट रिटेन रखेगा उतना वो ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र करेगा फूड को, खाना उतनी जल्दी पकेगा। तो प्रेशर कुकर उल्टा काम कर रहा है, उसका नाम ही प्रेशर कुकर, इसीलिए प्रेशर बढ़ा रहा है वो। जब प्रेशर बढ़ेगा तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो तीनों तरह की एग्जाम्पल आपके सामने है। जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है वहाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, और जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है वहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम। चले, तो ये ऑलमोस्ट हमने लिक्विड ख़त्म कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम, अगर लिक्विड का कुछ मुझे याद आ गया तो मैं पढ़ा दूंगा, और फिर अगले लेक्चर में हम सॉलिड पे जाएंगे। और हो सकता है कि अगला लेक्चर या उसके बाद वाला लेक्चर लिक्विड का ये आखिरी लेक्चर हो। ज़रा बड़ा चैप्टर है, इसीलिए इसमें आपको ज़रा ज़्यादा पढ़ना है, बुक रीडिंग भी ज़्यादा करनी है तवज्जो से, क्योंकि अब दोनों के लिए इक्वल मामला है।
प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल दोनों का 50% टेस्ट है, लिहाजा इक्वल दोनों की इंपॉर्टेंस है। लिहाजा दोनों को मेरी एडवाइस है कि बुक रीडिंग ज़रूर करें। ख़ासतौर पे थ्योरेटिक जैसे चैप्टर नंबर 1 है वो न्यूमेरिकल का चैप्टर है, उसमें इतना नहीं करेंगे, बचत हो जाएगी। पर चैप्टर नंबर जो 2 हम पढ़ रहे हैं ये जो है वो न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल चैप्टर है, मेनली थ्योरी बहुत है, तो थ्योरी बहुत होने की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बुक रीडिंग करनी पड़ेगी। चलिए, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं आपसे। इसमें कोई भी मसला हो इस लेक्चर में तो आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।